हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली की लैंड पूलिंग पॉलिसी जो है वो 5 जोनों में बटी हुई है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया कि लैंड पूलिंग पॉलिसी का फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा और जो हमारी लैंड पूलिंग पॉलिसी है उसका प्रोसीजर कैसे है, हम उसमें कोई भी फार्मर या डेवलपर एंटिटी कैसे एनरोल कर सकती है। अब मैं आपको जो भी ये 5 जोन हैं, इसमें पहले मैं आपको एक-एक जोन करके उनकी पूरी फुल डिटेल्स देता हूँ। तो मैं अब जो जोन लेने जा रहा हूँ वो है P2 जोन। आप सोच रहे होंगे कि मैंने P2 जोन को क्यों लिया? P2 जोन को लेने के मेरा एक ही कारण था, क्योंकि जो ये लैंड पूलिंग पॉलिसी जो डीडीए ने नोटिफाई की है, उसमें P2 जोन का जो रिस्पॉन्स है वो सबसे अच्छा रहा है अभी तक। जो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियोस में भी बताया है कि एक सेक्टर है जो एक स्टेज तक भी पहुंच गया है, तो वो इसी जोन में है। अगर आप इस मेरे आगे आने वाली वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो 8th स्टेज तक जो सेक्टर पहुंचा है, उसमें उसने क्या-क्या फॉर्मेलिटीज़ को पूरा किया और डीडी ने जो अब 40-60 का मैप जो जनरेट किया है, वो किस प्रकार है, उसको उन्होंने कैसे टैकल किया है। तो हमारे जो बाकी ज़ोन्स के जो डेवलपर एंटिटी हैं या फार्मर्स हैं, वो भी इन वीडियोस को ध्यान से देखिए, जिससे आप भी जो अपने एरियाज़ में है लैंड पूलिंग पॉलिसी में बढ़-चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं और अपने लैंड को आप एनरोल कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमें एक व्यूअर ने कमेंट करके पूछा है कि जो ये बॉर्डर्स के गाँव हैं, जो ग्रीन बेल्ट के अंदर आए हैं, आप उन ग्रीन बेल्ट के बारे में भी कुछ बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि जो पूरा जो हमारे ये 5 जोनों में जो डिवाइड हुआ है, या आप कह सकते हैं जो पूरी दिल्ली है, दिल्ली के जितने भी बॉर्डर्स के गाँव हैं, उनको डीडी ने ग्रीन बेल्ट के तौर पे रखा हुआ है, जिससे जो हमारा पोल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो इस P2 जोन में भी एक हिस्सा है जो वो बॉर्डर के लगता है, उसमें एक ग्रीन बेल्ट है। तो जब मैं P2 जोन की जो आगे आने वाली जो 10 वीडियोस रहेंगी, उनमें मैं आपको एक वीडियो में ग्रीन बेल्ट के बारे में भी बताऊंगा। तो हमारे पास एक ड्राफ्ट ग्रीन बेल्ट पॉलिसी है, मैं उसके बारे में आपको पूरी डिटेल दूंगा। साथ साथ इस P2 जोन में एलडीआरए जोन भी आता है, तो मैं आपको एक ड्राफ्ट एलडीआरए जोन की पॉलिसी के बारे में भी बताऊंगा। P2 जोन की कनेक्टिविटी क्या होगी और इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, और यहाँ पे ये कितने सेक्टर्स में यहाँ पे डिवाइडेड है, और इसके कितने सेक्टर्स जो हैं वो अब तक एलिजिबल हो चुके हैं, जिनमें कंसोर्टियम बनने के लिए डीडी ने बोला गया है, और कितनों में अभी कंसोर्टियम बन चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो आपको इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको आगे भी नॉलेजेबल वीडियोस प्रोवाइड होती रहें। तो आइए हम अपनी स्टार्ट करते हैं लैंड पूलिंग पॉलिसी की जर्नी। अब हम बात करते हैं P2 जोन की। तो सबसे पहले मैं आपको जो एग्जिस्टिंग रोड हैं, जो इस समय पे रोड हैं, वही बताता हूँ। फिर उसके बाद बताता हूँ कि कौन से प्रपोज रोड हैं जो इसकी कनेक्टिविटी को, P2 जोन की कनेक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो पहले आप जैसे देख सकते हैं कि ये कि हमारा NH1 होता है, जिसको हम NH1 बोलते हैं, जो अमृतसर तक वहाँ तक जा रहा है, कटरा तक, वैष्णो देवी तक, जम्मू कश्मीर तक। तो ये पूरा का पूरा एक NH1 है। ये आपका कश्मीरी गेट से आ रहा है। तो ये वाला पूरा एरिया इसका जो भी है वो इस NH1 से घिरा हुआ है, और दूसरी तरफ इसके यहाँ पे यमुना है। ये P2 जोन है। इसकी लैंड पूलिंग पॉलिसी जो यहाँ पे लागू होगी, उसमें ऐसे कौन से रोड हैं जिससे इसकी कनेक्टिविटी और अच्छी हो सके, तो मैं बताता हूँ। सबसे पहला है तो एक UER1। यहाँ पे जो ग्रीन बेल्ट है, ये यहाँ से होता हुआ जा रहा है, और फिर ये जो सेक्टर 1 है, सेक्टर 2 है, सेक्टर 3 है, ये इनमें जा रहा है, और जाके आके आपके ये UER2 में। तो UER2 का तो मैंने आपको बता दिया था कि UER का तो जो NHAI है वो काम, उन्होंने एक सर्वे कराया है NHAI ने, और वो अपने जो UER2 की अलाइनमेंट जो चेंज की है, तो उसमें वो जरूर जल्दी ही काम करेंगे। और फिर एक आता है UER3। तो आपने देखा UER1 हो जाएगा, UER2 हो जाएगा, UER3 हो जाएगा। डीडीए चाहता क्या है कि जैसे ये सेक्टर्स जितने भी 1, 2, 3 जैसे ये एलिजिबल हो जाएंगे, तो डीडीए को इसमें कोई कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं है। ये खुद अपनी रजामंदी से इस
लैंड को पूल कर रहे हैं तो और उनको उसके लिए रोड भी चाहिए होगा, तो जो 60-40 का रेशियो रहेगा तो उसमें ये 40% में ये रोड बनेगी, जो 12-40 में भी 12% में जो है रोड का सर्कुलेशन होगा, जिससे डीडीओ को कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए वो चाहता है कि पहले उस एरिया का लैंड पूल हो जाए, ताकि वो उस जो उनका यूईआर है या फिर कोई भी रोड है उसको वो आराम से निकाल सके। यही केस आएगा अगर आप UER1 एन जोन में देखें, एल में देखें या P1 में देखें। जब तक वो वहाँ पे लोग बाग उसको अच्छे से पूल्ड नहीं करेंगे, तब तक ये जो आपका UER1 है या UER3 है, इसको निकालने में थोड़ी दिक्कत आएगी। और अगर हम 2021 का मास्टर प्लान कंसीडर करें तो आप देखेंगे उसमें तो उन्होंने यहाँ पे मेट्रो तक भी दिखा रखी है कि इस एरिया से ऐसे होती हुई आगे मेट्रो भी जाएगी। तो अगर देखेंगे तो इन फ्यूचर जब जब भी 2041 का मास्टर प्लान नोटिफाइड होगा तो उसमें जरूर ये यहाँ से यहाँ से मेट्रो निकालेंगे। तो तो ये कनेक्टिविटी ये भी हो जाएगी। अगर आप गूगल मैप में देखेंगे तो मैंने आपको ये बता दिया कि ये NH1 है, जो पूरा का पूरा आपका GT रोड बोलते हैं जिसको, आगे जा रहा है ये पूरा जम्मू कश्मीर तक। तो जो आपका एक UER2 रहेगा, 1 रहेगा और 3 रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा इस समय जो काम चल रहा है वो UER2 का चल रहा है, UER1 का इधर है और अपना UER3 आपका इधर आएगा। तो ये रोड्स की कनेक्टिविटी अच्छा देगा और इस तरीके से ये ऐसे जाता रहेगा। थोड़ा बहुत मैं रफली बना देता हूँ आपको। तो ये इस तरीके से, और मैंने आपको बताया था कि इस फिलहाल जहाँ पे जाके मिल रहा है वहाँ पे इस समय मेट्रो का काम चल भी रहा है, जगतपुर मेट्रो स्टेशन, और थोड़ा जो यहाँ पे आता है यहाँ पे बुराड़ी मेट्रो स्टेशन आ जाता है। तो अगर इन फ्यूचर कोई मेट्रो का प्रपोजल रहेगा तो वो भी कुछ इस तरीके से यहीं से ही आ सकता है या थोड़ा और आगे से जा सकता है। तो ये तो इसकी जो है आप कनेक्टिविटी देख सकते हैं कि इसकी जो P2 जोन की है वो कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। तो इसमें टोटल 18 सेक्टर्स होंगे और इसका जो एरिया रहेगा वो लगभग 2448 हेक्टेयर्स होता है। तो मैं इसको 2500 हेक्टेयर भी कह सकता हूँ कि जो इन्होंने रोड्स निकाले हैं UER1, UER2, UER3, ज़्यादातर अधिकतर सेक्टर्स जो इस समय डेवलप होंगे या आगे फ्यूचर में डेवलप के लिए तैयार होंगे, वो सारे इन्हीं एक्सप्रेसवेज के पास हैं, जिनको इन्होंने 80 मीटर, 100 मीटर और 80 मीटर का रखा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप देखिए ये UER1 है जो आपका GT रोड से आ रहा है, तो उसी पे सेक्टर 1 पड़ता है, 2 पड़ता है, और जैसे ऐसे ये टर्न करके आएगा तो 3 भी उसी पे पड़ेगा। और अगर आप देखें तो 4 भी उसी पे ही है, और 5 जो है वो तो हमारा GT रोड से लग ही रहा है। अगर आप थोड़ा नीचे चले, अगर आप UER2 को देखें जो IGI एयरपोर्ट से आ रहा है, तो जो उसके ऊपर जो है वो आपके जो सेक्टर्स आते हैं वो 8 है, 7 है, 6 है, और ये यहाँ तक आ जाएगा। अगर आप UER3 पे देखें तो उस पे आप देख सकते हैं ये तो दोनों तरफ 6, 7, 8, इधर 9, आपका 12, 13, 14, आगे 15, ये सब इस सेक्टर इस तरीके से रहेंगे। तो अगर आप देखें तो ज़्यादातर की सबकी कनेक्टिविटी जो DDA ने की है, जो प्लान बनाया है, वो बहुत ही अच्छा बनाया है कि इसमें सबको कनेक्ट किया गया है कि आप किसी भी सेक्टर में बिना किसी रुकावट के पहुंच सकते हैं। लास्ट वीडियो में जो हमने सब डिवीजन ऑफ सेक्टर्स की बात की थी कि जो DDA ने एक SOP निकाली है कि आप अपने सेक्टर्स अगर आपका एलिजिबल नहीं हो रहा तो उसका सब डिवीजन करा सकते हैं और उसको पार्ट्स में एलिजिबल करा सकते हैं लैंड पूलिंग के लिए। तो मैं आपको P2 जोन में बताता हूँ कि जो
जो बड़े सेक्टर्स थे उनको कैसे सब डिवाइड किया गया और उनके जो रोड के अलाइनमेंट है वो कहाँ पर अब जो न्यू है वो हो गए। तो आप ये देख सकते हैं इसमें कि हमारा यहाँ से UER1 आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि UER1 जो है वो सेक्टर 1 में जाएगा, 2 में जाएगा और 3 में जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सेक्टर 1, 2 और 3 ये इसमें कोई रोड की अलाइनमेंट चेंज नहीं की गई। हम देख सकते हैं कि एक जो रोड हमारा बख्तावरपुर से सीधा आ रहा था उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया क्योंकि यहाँ पे आबादी थी, तो उसको चेंज करना इनकी मजबूरी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सेक्टर 1, 2, 3 हो गए। उसके बाद अब 4 देखते हैं। ये सब 4 भी जो है हमारा वो LDRA है। इसमें आप फार्म हाउसेज बना सकते हैं। इसकी एक पूरी पॉलिसी है, मैं वो आपको जरूर बताऊंगा आने वाली वीडियोस में, आपको मैं जरूर बताऊंगा। तो सेक्टर 4 है, 5 है, फिर अब हम आते हैं 6 पे। तो 6 का अगर हम देखें तो 6 का जो पहला इनका रोड का अलाइनमेंट था वो कुछ यहाँ पे था। अब इन्होंने इस रोड के अलाइनमेंट को चेंज करके ऊपर कर दिया है। और 6 का, क्योंकि ये अब ये भी एक तरह का सब डिवीजन ऑफ सेक्टर्स में काउंट होगा। अगर हम 7 की बात करें तो 7 में तो ऑलरेडी सब डिवीजन ऑफ सेक्टर्स हो चुका है। ये तो 7, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये तो 7A, B, C में ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है। तो जो इनका रोड का अलाइनमेंट था इनिशियली वो कुछ इस तरीके से था, लेकिन अब जो है वो पूरा का पूरा ही इन्होंने चेंज कर दिया है। 8B है और ये 8B है और ये 8A है। अच्छा, यहाँ अच्छा अगर आप इस सेक्टर 7 और 8 के बीच में देखें तो एक रोड जो था 60 मीटर्स का वो पहले कुछ इस तरीके से ऊपर तक जा रहा था, जो हमारा UER2 को क्रॉस करता हुआ UER1 को कनेक्ट करता है। लेकिन अब उसका अलाइनमेंट इन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया। जैसे ही आप हिरनकी गांव को क्रॉस करेंगे तो उन्होंने इस अलाइनमेंट को सीधा ले दिया है। अब हम बात करते हैं सेक्टर 9 की। तो सेक्टर 9 में अगर आप देखेंगे तो पहले ये जो रोड का अलाइनमेंट है वो था ही नहीं। ये सब डिवीजन ऑफ सेक्टर्स की वजह से यहाँ पे इन्होंने स्ट्रेट एक रोड का अलाइनमेंट डाला है। पहले उसमें जो रोड के अलाइनमेंट्स थे वो सब ये थे जिनको इन्होंने हटा दिया है, यहाँ पे था। अब ये सब डिवीजन ऑफ सेक्टर्स के वजह से इसको 9A में, 9B में डिवाइड कर सकते हैं और इसको 9C में कर सकते हैं। तो ये भी पूरा सेक्टर एलिजिबल हो जाएगा लैंड पूलिंग के लिए। अब अगर हम आगे बढ़े तो ये 12 सेक्टर को ABC में इन्होंने 3 भागों में कर दिया है। तो इसकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी पहले रोड का अलाइनमेंट जो था वो इधर था, लेकिन अब इन्होंने सारा का सारा सेक्टर में चेंज कर दिया है। तो इसको ये 1 में कर सकते हैं, 2 में कर सकते हैं, 3 में कर सकते हैं, 4 में कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस सेक्टर को ये एलिजिबल कर सकते हैं लैंड पूलिंग के लिए। 13 का तो मैंने आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल देके बता दिया था कि ये भी एक 13 सेक्टर जो है वो 1, 2 और 3 हिस्सों में बट के आपका लैंड पूलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएगा। 14 की बात करें तो ये भी 14 जो है इसमें भी आप 2 हिस्से कर सकते हैं। जैसे ये A हो जाएगा तो ये B हो जाएगा, ये आगे एलिजिबल हो सकता है। ये B की बात करें तो ये एलिजिबल हो जाएगा। तो मैं आपको इसमें रोड का अलाइनमेंट दिखा दूं। पहले रोड का अलाइनमेंट जो ऐसा था अब उसको इन्होंने सीधा ले लिया है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं, तो उसकी वजह से जो सेक्टर है वो उसमें जो अवेलेबल लैंड्स है वो थोड़ी कम हो जाएंगी। इस वजह से इसको थोड़ा सेक्टर के इसको बढ़ाना पड़ा। और अगर अब हम बात करें नीचे 15 सेक्टर की तो आप देख सकते हैं ये सारी की सारी ही एक पूरी 15, 16, 17, 18 ये सारे के सारे ही आबादी से घिरी हुई हैं। सेक्टर 10 इनमें काफ़ी सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं, तो इनमें DD की लैंड पूलिंग होना थोड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ सकता है। लेकिन ये सारी की सारी आप इस यहाँ से नीचे नीचे देखेंगे तो पूरा का पूरा अनऑथराइज्ड कॉलोनी से भरा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी
P2 जोन रिलेटेड बेसिक वीडियो, जिसमें मैंने आपको P2 जोन के बारे में ओवरव्यू दिया है। अब हम अगली वीडियोस में अपना जो पूरा P2 जोन है उसको सेक्टर वाइज हम डिस्कस करेंगे, और मैं उसको आपको बताऊंगा कि उसमें सेक्टर में कहाँ पे लैंड पूल हुई है, कौन सा कंसोर्टियम के लिए किन सेक्टर्स को इनविटेशन आई है, और कहाँ पे कंसोर्टियम बन भी चुकी है, और कहाँ पे डीडी ने मैप रिलीज किया है। इन वीडियोस को जो बाकी सेक्टर्स, जो बाकी जोन के जो फार्मर्स हैं उनको भी देखना चाहिए। उनको आगे अपने जो जोन में जब वहाँ लैंड पूलिंग पॉलिसी धरातल पे आएगी तो उनको ये सारी चीज़ें आसान लगेंगी। इसलिए मैं कहता हूँ आप हमारी वीडियोस को अंत तक देखिए। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मेरे से पूछ सकते हैं। जो भी मेरी नॉलेज होगी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो फिर मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।